हेलो बच्चों, कैसे हो? आपकी मैथ्स का पेपर की तैयारी कैसे चल रही है मुझे बताना। आज की इस क्लास में मैं सेक्शन सी, ओसवाल का सेक्शन सी कर रही हूँ। सैम्पल पेपर 3 का सेक्शन सी कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर के इस सेक्शन सी में। इसलिए आप मेरे साथ रजिस्टर और पेन निकाल के अपने सम करना शुरू कर दो। अब ये सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, अब आपके पेपर नज़दीक हैं, आपको सम निकालने पड़ेंगे। अब कम से कम एनसीईआरटी प्लस सैम्पल पेपर के सम निकालते जाओ। चलो 11th क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गिवन फिगर इज ए डेकोरेटिव ब्लॉक। आपके सामने एक फिगर है मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, ये दो सॉलिड्स का बना हुआ, वन क्यूब एंड ए हेमिस्फेयर। एक देखो इसमें क्या है, एक ये क्यूब है और इसके ऊपर हेमिस्फेयर लगा हुआ है। द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ ए क्यूब इज ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ये जो ब्लॉक की साइड है उसका इनको डायमेंशन देखिए 6 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखी है, यानी कि जो क्यूब की साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर जो हेमिस्फेयर लगा हुआ है उसका डायमीटर कितना, 3.5। हमें डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, रेडियस की जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले ही मैं इसको रेडियस बना लूंगी। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, यानी कि 3.5 बटा में 2 रेडियस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। मुझे इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो बच्चों, इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छी ध्यान रखनी है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, क्यूब का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। याद कर लो, अगर याद नहीं है तो साथ के साथ याद भी करते जाओ। प्लस अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे खिलौना जो भी ब्लॉक है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बच्चों इसमें तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप क्यूब का सरफेस एरिया ले लेते हो, यानी कि आपने यहाँ का भी ले लिया, इस वाली साइड का भी ले लिया, पीछे का भी, साइडों का भी, और ये ऊपर का भी ले लिया। अब जब हेमिस्फेयर इसके ऊपर पड़ा है तो हेमिस्फेयर का ये आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो दो बार आप एरिया नहीं ले सकते। इसको ये वाली देखो, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसको एक बार आप क्यूब में भी शामिल कर लो, इसके बाद हेमिस्फेयर में भी शामिल कर लो, ये तो डबल हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं करोगे, एक बार क्यूब का लेकर हेमिस्फेयर का भी ले लोगे, प्लस उसमें हेमिस्फेयर की ये वाली चीज आप माइनस करोगे, क्योंकि वो क्यूब के अंदर पहले ही आ चुकी है। ठीक है, ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान कर लो। ऐसे मत सम कराना कि भाई टोटल निकाल के कर दिया, आपको पहले माइनस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो मैं बताती हूँ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, माइनस क्या करोगे, पाई r स्क्वायर। ये वाला एरिया है, इसका क्या एरिया, इसका ये जो आपका ये है, इसका एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ये आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये क्यूब के अंदर आ गया। अब इसको दोबारा से आप सर्कल इसके अंदर थोड़ी ले सकते हो, हेमिस्फेयर के अंदर, इसलिए ये आपको माइनस करना पड़ेगा। एक बार कोई चीज है, इसका ये आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले इसका भी ले लो, इसमें भी ये आ जाएगा एक बार, और जब ऊपर का हेमिस्फेयर लोगे उसमें भी डाल दोगे, तो डबल डबल तो नहीं कर सकते हम, इसको एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मैंने -पाई r स्क्वायर लिख दिया। अब 6 इंटू साइड कितनी दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई की जगह क्या होता है, 22/7। रेडियस कितना है, 3.5 अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2। आप इसको ऐसे ही कर दो, 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर गया तो क्या बचा, पाई r स्क्वायर। तो यहां पर मैं लगाती ही नहीं हूं 2, खाली पाई r स्क्वायर का स्क्वायर। ये मैंने यही सॉल्व कर दिया, देखो इसको मैंने यहाँ ऐसे सॉल्व कर दिया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर मतलब पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर में से एक पाई r स्क्वायर गया तो क्या बचा, पाई r स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करो, 6 इंटू 6 क्या हो गया, 36 प्लस, अब इसको सॉल्व करना है। अब सिंपल कैलकुलेशन आ गई है आपकी और आपका आंसर निकल आएगा 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2। इसको अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 का 36, 6 का 18, 21, 216। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 216 प्लस 22/7 इंटू, मैं पॉइंट हटाऊंगी, नीचे क्या लग जाएगा, 0।
यहाँ भी पॉइंट हटाऊंगी, नीचे क्या लग जाएगा 0। ये सॉल्व करने के तरीके हैं। 216 प्लस, अब इसको काटो, जो जितना कट सकता है काट देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 7 1 का 7, 7 5 का 55, 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब काटो इसको, 5 चौक 20, 5 7 35। अब ये काटो, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 2 का 4। बच्चों ये मत कर देना 2 6 को कुछ नहीं करोगे तुम, इसी को ही काटोगे, क्योंकि ये प्लस के बाद वाली चीज है, इसको मत छेड़ना बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 11 7 का 77, और नीचे 4 2 का 8। ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम से हो जाएगा, नहीं तो इसको अलग सॉल्व करके ऐड कर दो। एलसीएम ले लेती हूँ, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, 8 216 से मल्टीप्लाई होगा, 216 से मल्टीप्लाई होगा 8, 1728। ये आ जाएगा 1728 प्लस ये आ जाएगा 77, क्योंकि 8 8 से डिवाइड हुआ 1, 1 7 से 77 से मल्टीप्लाई होकर 77 आएगा। अब 1728 प्लस 77 हो जाएगा 1805 प्लस डिवाइडेड बाय 8। अब इसको सॉल्व करो, 1805 को 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचा, 5 उतार लिया, 8 6 48 होता है, 8 पंच कर लेती हूँ, 8 पंच 40, 5 बचा, फिर पॉइंट लगाऊंगी 0, फिर 8 6 48, यानी कि 225.6। ये आपका आंसर है। किस में आएगा आंसर? एरिया है तो मीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो आपका सेकेंड 12th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो इसका ए बी क्या है, एक डायमीटर ऑफ सर्कल है विथ सेंटर ओ, एंड ए टी इज टेंजेंट, और ए टी क्या है, इसका एक टेंजेंट है। इफ एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री, ये हमें दे रखा है, फाइंड एंगल ए टी क्यू, ए टी क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखो मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ, देखो एक बार ये चीज देखो, हमें ए टी बी निकालना है, ये ए टी पी ए टी क्यू कर लो, हमें ये एंगल निकालना है। आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, देखो बी ए टी, ये एक ट्रायंगल नजर आएगा आपको बी ए टी, इसका हमने एंगल ये निकालना है, देखो ये एंगल निकालना है। अगर हमें ये एंगल पता है, एक रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये एंगल हमें पता है और ये एंगल निकालना है। अगर मुझे ये एंगल मिल जाता है तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये एंगल निकालने के लिए, यानी एंगल बी निकालने के लिए मुझे क्या करेगा, मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा ओ बी क्यू। कैसे लेंगे अभी आपको बताती हूँ, ये सम करेंगे आपको समझ आएगा अच्छे से। अब बच्चों इसको करने के लिए आपको एक चीज और याद रखनी है, पता होगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, उसका ये एंगल किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका 180 के बराबर था। अगर इसके बीच में से कोई लाइन जा रही हो, ऐसे कोई लाइन जा रही हो, उसका एंगल 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 60। यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। देखो ये एंगल 58 है और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, बी एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, ये 58 है, तो ये पूरा एंगल तो 180 होता है, और बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 58। ठीक है, तो सबसे पहले यही कंसेप्ट लगेगा हमारा। देखो एंगल बी ओ क्यू, हमें एंगल क्या निकालना है, एंगल बी ओ क्यू, वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 58 के। क्यों, क्योंकि पूरा एंगल एक स्ट्रेट लाइन का, देखो ये एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। अगर इसका बीच वाला यहां से देखो, ये इसमें से कोई ऐसे कोई कट रहा है एंगल, वो अगर 58 है, तो बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 58। तो 180 माइनस 58 कितना हो गया, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 122 डिग्री। तो एंगल बी ओ क्यू किसके बराबर आ गया आपका, 122 डिग्री का। देखो ये वाला एंगल आपको मिल गया 122 का। अब हम ट्रायंगल लेंगे बी ओ क्यू,
इन ट्रायंगल बी ओ क्यू। ट्रायंगल हमें पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180। ये ट्रायंगल बीओ में ओ बी और ओ क्यू क्या है, रेडियस है, वो इक्वल होंगे। अब जो इक्वल साइडें होती है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो इस एंगल को नंबर नाम दे देती हूँ नंबर 1, ये है नंबर 2, और बीच का ये तो आपका आ ही गया 122। देखो ये एक ट्रायंगल बना है, ये इसके दो रेडियस हैं, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, बराबर होते हैं। ये यहाँ पर एक एंगल आपका 122 बन रहा है, और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये ट्रायंगल बीओक्यू में क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 122 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख देंगे, प्लस 122 इज इक्वल टू 180। तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 122। अब 2 एंगल 1 180 माइनस 122 गए, कितना आ गया, 10 में से 2 गए 8, 8 में 7 में से 2 गए 5, 58 डिग्री। और एंगल 1 किसके बराबर आ गया, 58 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 ने 18, 29 डिग्री। अब एंगल 1 किसके बराबर आ गया, 29। यही हमें चाहिए था, जो मैंने शुरू में कंडीशन बताई थी। एक ट्रायंगल है बी ए टी, देखो इन ट्रायंगल बी ए टी, ये वाला एंगल जो 1 है आपका आ गया 29 डिग्री। तो इन ट्रायंगल बी ए टी एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल आपको 90 का पता ही है, क्योंकि ट्रायंगल बी ए टी में ये जो है रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एंगल ए प्लस, और तीसरा एंगल कौन सा है, ए टी क्यू, जो हमें चाहिए, जो हमें निकालना है, एंगल ए टी क्यू, वो किसके बराबर आ गया, 180 के। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, 29 डिग्री, अभी निकाला है। एंगल 1 की जगह 29 लगाओ। एंगल ए कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि जो रेडियस टेंजेंट के साथ एंगल बना रहा है, और एंगल ए टी क्यू हमें निकालना है 180 डिग्री। 90 और ये कर लो 119 प्लस एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए टी क्यू किसके बराबर आएगा, 180 माइनस 119 के। 180 में से 119 माइनस कर लो, 180 में से 119, 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 गया 6, 61 डिग्री। तो हमारे को जो एंगल निकालना था वो कितना आ गया, 61 डिग्री, 61, यही आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या करना था, बस एक कंसेप्ट आपको यही सीखना है कि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, उसमें से आधा एंगल पता हो तो बचा हुआ एंगल निकलाता है। और एक हमें जब अगर ये वाला एंगल निकालना है तो हम पूरे ट्रायंगल में से, पूरे ट्रायंगल का ये एंगल 90 पता है, ये निकालना है, ये एंगल ढूंढेंगे। ये एंगल हमने किससे ढूंढा, ओ बी टी, ओ बी क्यू से, ठीक है। तो अगर आप इस सम को एक बार फिर देख लेना, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सम था। नेक्स्ट पे चलो। अब इसका और वाला क्वेश्चन भी देख लो। इसमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर को नाम दे दो, कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। अब हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। देखो ये क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड थी, देखो एक यानी कि ए बी साइड और एक डी सी साइड, सब सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ सर्कल से सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, इसको हम पूरा करेंगे। यानी कि ये वाला एंगल हमें प्लस ये वाला एंगल, अपोजिट साइड के एंगल बन रहे हैं, वो कितना होना चाहिए, 180 हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी, इसको अगर मैं ओ का नाम दे दूं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपको इसको इसको मिलाना पड़ेगा, यहाँ ये मिलाओगे, यहाँ से ये मिलाओगे, ये नीचे मिलाओगे, ठीक है। अब नाम दो, इसको नाम दे देते हैं एंगल, अब 8 तक एंगल आएंगे, इसको एंगल 8 नाम दे देती हूँ और इसको एंगल 7। अब देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसको भी नाम दे दो, इसको नाम दे दो एफ का, ये जी, कुछ भी नाम दे दो,
ये आपका एच और ये आपका ई। अब आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ए एफ ओ और ए ई ओ। देखो इन ट्रायंगल ए एफ ओ एंड ट्रायंगल ए ई ओ। अब इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो एंगल 7 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बड़े आराम से प्रूव हो जाएंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन है ये। और कैसे प्रूव करोगे, और इसमें एंगल ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। देखो और सोचा, खुद ही सोचो कैसे प्रूव करेंगे। देखो ओ ई भी रेडियस है, ओ एफ भी रेडियस है, तो ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ रेडियाई। और देखो क्या है इसमें, और क्या प्रूव करोगे आप, एंगल जो है, तो अब देखो एक ये वाला एंगल आपको दिखेगा, ये एंगल ए एफ ओ, ये जो है ये टेंजेंट है, ए एफ एक टेंजेंट है वो, और ओ एफ एक रेडियस है, और टेंजेंट रेडियस के साथ क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसलिए ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच बना हुआ है। और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना है। अब मान लो इसको नाम दे दो 9 और 10 का, इसको नाम लिख दो 9 और इसको 10 का। तो एंगल 9 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 10 के, क्योंकि रेडियस मेक्स 90, रेडियस में लिख देना आप, रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद टेंजेंट। अब ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए एफ ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई ओ के। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 7 किसके बराबर हो गया, एंगल 8 के। तो एंगल बाय सिंप्लिसिटी एंगल 7 किसके बराबर हो गया, एंगल 8 के। अब एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो गया, इसी तरह हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, अगले दो ट्रायंगल ले लेंगे, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें एंगल दे दो, एंगल 1 एंगल 2, ये एंगल 1 ये एंगल 2, इसको नाम दे दो एंगल 3 एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। 7 8 तो मैंने दे ही रखा है। तो सिमिलरली करके करोगे, अब दोबारा ट्रायंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आएगा, एंगल 5 और एंगल 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये आपको एंगल पहले एंगल बराबर कर देने हैं। फिर आपको पता है एक पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एंगल, हमें प्रूव क्या करना है। देखो हमने प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी, मैंने ऊपर ही लिख दिया था, हमें प्रूव ये करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी 180 के बराबर है। एंगल ए ओ बी का मतलब, एंगल ए ओ बी का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 8, और एंगल डी ओ सी का मतलब, एंगल डी ओ सी किसके बराबर है हमारा, देखो डी ओ सी यानी कि एंगल 5 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4 180 के प्रूव हमें करना है। ये हमें प्रूव करना है। इसको अगर एंगल एंगल की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। अब हमें देखो एंगल 1 प्लस एंगल 8 यानी कि एंगल 1 भी रखेंगे, एंगल 8 भी रखेंगे। एंगल 5 प्लस एंगल 4 यानी कि एंगल 5 भी रखूंगी और एंगल 4 भी रखूंगी। ये चीजें मुझे चाहिए जिसके ऊपर मैंने राइट लगा दिया। अब एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दूंगी, एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख दूंगी, एंगल 6 की जगह एंगल 7 लिख दूंगी, क्योंकि ये मैंने ऊपर प्रूव कर दिया कि एंगल एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है। ठीक है, तो अब लिखते जाओ, एंगल 1 मुझे चाहिए, इसको मैं एज इट इज रखूंगी। एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, एंगल 1, अभी मैंने प्रूव किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देखो ये मैंने प्रूव किया है। एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, एंगल 4, क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया है। और एंगल 4 मुझे चाहिए इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा, इसको एज इट इज रखा। एंगल 5 भी मुझे चाहिए, इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको मैंने एज इट इज रखा। और एंगल 6 की जगह क्या लिख दूंगी, एंगल 5, अभी मैंने प्रूव किया। एंगल 7 की जगह क्या लिख दूंगी, एंगल 8, और एंगल 8 तो एंगल 8 है, ये मुझे चाहिए, मैंने इसको नहीं छेड़ा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8, ये बराबर है 360 डिग्री के। 2 कॉमन ले लो, अब बस सॉल्व करना है। 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर है 360 के। 2 नीचे आ जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री बटा में 2।
ये हो जाएगा 180, काट दिया मैंने इसको, 180 आ गया। अब मुझे यही प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 8, यानी कि इसको मैं साथ एंगल 1 को एंगल 8 के साथ लिख देती हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 8 इकट्ठा लिख दिया, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इकट्ठा लिख दिया। यही मैंने प्रूव करना था। ठीक है, तो मेरा ये प्रूव हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। जिसको समझ नहीं आया एक बारी में, वो वीडियो को दोबारा देखो और इस सम को करो। करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी का क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, केस स्टडी के क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बहुत आसान होते हैं। सबसे पूरे पेपर में आसान ही यही क्वेश्चन आएंगे। इसमें बस लैंग्वेज पढ़नी होती है, इसमें हमें सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है। देखो क्वेश्चन क्या है। केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग ए रोप। देखो इसने एक यहाँ से एक सर्कस आर्टिस्ट खड़ा है, वो इस ऐसे रोप के सारे, रोप तो टेढ़ी होती है, रोप के सारे ऊपर चढ़ना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक ये पोल है जो 12 मीटर हाई है, तो यहाँ से एक जो है आर्टिस्ट है यहाँ से ऊपर चढ़ता है। एंड टाइड एट द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, हाइट ऑफ द पोल क्या है 12 मीटर, एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये जो एंगल ग्राउंड के साथ है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग द टॉप ऑफ ए पोल। अब जो ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये जो आर्टिस्ट ने ये जो पोल क्लाइंब किया है, उसने कितना पोल डिस्टेंस कितना क्लाइंब किया है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर पता है। और साइन थीटा देखो मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, इसलिए मैंने साइन थीटा लिया, टेन थीटा नहीं लिया, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर क्या मैं लूंगी, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर है मेरा 12 मीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या मुझे निकालना है, यही डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि एच मुझे निकालना है। और साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, क्योंकि एंगल मुझे 30 डिग्री दे रखा है। अब साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, देखो साइन 30 की मैंने आपको एक बार 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये होता है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है 1/2। साइन 30 की जगह क्या लगाओगे, 1/2 इज इक्वल टू 12 अपॉन एच। तो एच कितना आ गया, 12 दूनी 24 मीटर। तो हमें हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 24 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ बीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द लेंथ बीसी। अब हमें ये लेंथ निकालनी है बीसी। अब मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो अब मैं क्या लिखूंगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा कितना है, यानी कि टेन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है मेरे पास 12, और बेस क्या है, सी बी मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये सी बी मुझे निकालना है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू आप देख लो, 1/√3 याद होनी चाहिए आपको, इज इक्वल टू 12 अपॉन सी बी। तो सी बी की क्या वैल्यू आ गई, 12√3। या तो √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो या एज इट इज भी छोड़ सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केस स्टडी 2 का क्वेश्चन देखो। केस स्टडी 2 देखो, 14th क्वेश्चन। जसपाल सिंह टेक्स ए लोन फ्रॉम ए बैंक फॉर हिज कार। जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 118,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जसपाल ने एक बैंक से लोन लिया, उसने लास्ट में कितना लोन चुका दिया, 118,000, और जबकि वो क्या करता था, 1000 रुपये हर महीना चुकाता था, और अगले महीने उसमें 100 रुपये ऐड कर देता था। अब हमें निकालना क्या है, देखो मान लो उसने, यहीं पर समझा देती हूँ, उसने पहली उसने किस्त चुकाई है 1000 रुपये की, और हर बार वो क्या क्या करता था, 100 रुपये उसमें ऐड कर देता था, यानी कि पहले 1000 की चुकाई, फिर 1100 की चुका दी, फिर 1200 की चुकाई, ऐसे करते करते उसने 118,000 पैसे चुका दिए। ये आपकी एपी बन गई। देखो जसपाल सिंह टेक ए लोन
अब उसने क्या किया, रीपे से टोटल अमाउंट तो उसने 118,000 चुकाई, यानी कि ये वाली चुकाई। और हर महीने क्या करता था, वो 1000 रुपये भर देता था और अगले महीने 100 रुपये उसमें और ऐड कर देता था। इस तरह उसने पहले 1000 भरे, फिर 1100 भरे, फिर 1200 भरे और यहाँ तक पहुंच गया। अब कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय हिम इन 25th इंस्टॉलमेंट। अब उसने क्या है, 25वीं इंस्टॉलमेंट पर, आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, 25वीं इंस्टॉलमेंट पर उसने कितनी अमाउंट पे की। आप टोटल 25 नहीं निकाल दोगे, सम नहीं कर दोगे, सम का फॉर्मूला नहीं रखोगे यहाँ पर। पेड बाय हिम इन 25th इंस्टॉलमेंट, इन 25th इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको A25 निकालना है। वो आपको पता है A+N-1D। 25th निकालने के लिए A+25-1 24D। अब इसमें A कितना है, देखो A इसमें कितना है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ। A इसमें 1000 है और D कितना है, इसमें से 1100 में से 1000 गए 100। सारी चीजें हमारे पास हैं, पुट कर देंगे। A की जगह 1000 प्लस 24 इंटू डी की जगह 100, यानी कि 1000 प्लस 2400 कर दो ऐड, 1000 और 2400, 0 0 4 3400। तो इसने क्या किया, 3400 रुपये, ठीक है, चार, हाँ। तो उसके अब निकालना है हमें 30th इंस्टॉलमेंट पे। अब इसी तरह हमें क्या करनी है, 13, यानी कि A30 निकालनी है। वो हो जाएगा A+29D। ए हमारे पास है 1000 और 29 इंटू डी कितना है 100, यानी कि 1000 इंटू 2900, ऐड कर दो, प्लस का निशान है बीच में, 2900 और 1000, 3900। तो ये इंस्टॉलमेंट कितनी है, यानी कि 30वीं इंस्टॉलमेंट उसने कितनी पे की थी, 3900 रुपीज़ की। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया।